Dear students, myself Meenakshi Mrinal Kumar, Department of Political Science, Boys Section, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, आज हम लोग ग्रुप स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अंतर्गत 9वां चैप्टर को ही देखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारा ये चैप्टर भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्तियों को जो हम लोगों देख रहे थे उसी में आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि हमारे कांग्रेस की सरकार 91 के आम चुनाव में किस तरह से फिर से सामने उभर कर आई, इसे बहुमत मिल पाया। तो मई 91 में 10वीं लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। चुनाव प्रचार के ही समय से कांग्रेस के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्रीलंका के लिट्टे आतंकवादियों द्वारा तमिलनाडु के पेरम्बतूर स्थान पर एक बम विस्फोट के द्वारा हत्या कर दी गई थी। अब तक दक्षिण भारत में लोकसभा के लिए मतदान नहीं हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सहानुभूति के कारण कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि राजीव गांधी की हत्या के पूर्व उत्तर भारत में मतदान हो चुके थे तथा उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इन चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 91 में नई कांग्रेस सरकार का गठन हुआ और इस सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा किया। यद्यपि हम यहाँ पर देखेंगे कि तकनीकी तौर पर गठबंधन सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत के अभाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर थी। 1996 की चुनाव तथा संयुक्त मोर्चा की सरकार 96 में 11वीं लोकसभा चुनाव में पुनः ऐसी स्थिति बनी कि किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया था और इन चुनाव में कांग्रेस को मात्र 140 सीट पर ही विजय हासिल हो पाई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने 16 मई 1996 को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर पाने के कारण ये सरकार अपनी बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाया और 13 दिन के बाद 1 जून 96 को उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इसके बाद फिर 1 जून 96 को केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार का गठन किया गया। इस सरकार को कर्नाटक के नेता HD देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यद्यपि संयुक्त मोर्चा को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था, लेकिन कांग्रेस के बाहरी समर्थन से यह सरकार 11 महीने चलती रही। कांग्रेस के समर्थन वापसी के कारण 21 अप्रैल 97 को यह भी सरकार गिर गई, लेकिन पुनः कांग्रेस के बाहरी समर्थन से I.K. गुजराल के नेतृत्व में दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन हुआ था। तो इस सरकार में I.K. गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन शीघ्र ही राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे
जैन आयोग की रिपोर्ट से यह पता चला कि संयुक्त मोर्चे में शामिल तमिलनाडु के डीएमके पार्टी भी इस हत्या में लिट्टे के साथ संलिप्त है। अतः कांग्रेस के द्वारा यह मांग की गई और गुजरात सरकार से डीएमके के मंत्रियों को हटा दिया। यह मांग की गई थी कि जो डीएमके के मंत्री गण हैं उन्हें हटा दिए जाएं, लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकार जो थी वह कांग्रेस की इस मांग को नहीं स्वीकार किया और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। तो परिणामतः क्या हो पाया कि संयुक्त मोर्चा की सरकार जो त्यागपत्र देना पड़ा, लेकिन 18 मार्च 98 तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। तो इस तरह से ये हुआ कि जो अपनी मांग रखे थे और कांग्रेस के लोगों ने इस मांग को नहीं माना, जिसके कारण क्या हुआ कि डीएमके के मंत्रियों को नहीं हटाए जाने के कारण इस संयुक्त मोर्चे की सरकार ने कांग्रेस की इस मांग को जो नहीं स्वीकार किया था अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी और जिसके कारण संयुक्त मोर्चे की सरकार को भी त्यागपत्र दे देना पड़ा। लेकिन 18 मार्च 1998 तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे आई.के. गुजराल। फिर 1998 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए की सरकार भी कहा जाता है, तो 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कई पार्टियों को मिलाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन किया गया। 98 के चुनाव में इस गठबंधन को बहुमत तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें इसे मिली थी। अतः हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को 19 मार्च 1998 को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन यह सरकार 13 महीने ही चल पाई क्योंकि गठबंधन में शामिल तमिलनाडु के AIADMK पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी गई और इस घोषणा के उपरांत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार जो थी वो गिर गई। लोकसभा भंग कर दिए गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अगले चुनाव तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। और ये अगला आम चुनाव फिर आ गया हमारा 1990 के दशक में, और इस चुनाव के आधार पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए गए। इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और 1999 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस सरकार ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और सही अर्थ में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली केंद्र की ये पहली गठबंधन की सरकार थी, जहां पर इनको 5 वर्षों तक के लिए अपने कार्यकाल तक के लिए पूरा समर्थन प्राप्त रहा अपनी गठबंधन की सरकार के तहत। 2004 में लोकसभा चुनाव फिर हुए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार मई 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार बनाने का अवसर कांग्रेस को अवसर मिल पाया। तो कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस गठबंधन में 15 दल शामिल थे।
क्योंकि गठबंधन की सरकार में देखा गया है कि इसमें 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाने के कार्य को कर लेती है। तो जिसमें कांग्रेस के अतिरिक्त मुख्य दल थे राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि। ये सभी पार्टियों के साथ मिलकर के यूपीए की सरकार फिर से बन पाई। तो यहाँ पर 15 दल शामिल थे। इस सरकार की एक खास बात तो यह थी कि बाहर से दोनों पार्टी के दलों को मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय साम्यवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त था। लेकिन 2006 में भारत द्वारा अमेरिका के साथ किए गए परमाणु समझौते के प्रश्न पर कांग्रेस तथा वामपंथी दलों में मतभेद उत्पन्न हो गए थे और इस तरह से 8 जुलाई 2008 को उन्होंने कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। तो वामपंथी दल अमेरिका को एक पूंजी देश मानते हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इन सभी चीज़ों को देखा है कि वामपंथी दल जो है वो अमेरिका को पूंजीपति या पूंजीवादी देश मानते हैं तथा अमेरिका और भारत की इस तरह घनिष्ठ संबंध के पक्षधर नहीं है। तो वामपंथी दलों के द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस सरकार जो थी फिर से अल्पमत में आ गई। लेकिन यह अन्य दलों के समर्थन से 22 जुलाई 2008 को मनमोहन सिंह की सरकार ने लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने में सफलता हासिल की थी और उन्होंने अपने समर्थन में 275 मत प्राप्त कर लिए थे, जबकि उनके विरोधी दल जो थे वो 256 सदस्यों ने मतदान किया था। तो उस समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या थी 541 तथा 10 सदस्य मतदान के समय अनुपस्थित थे। तो इस प्रकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। फिर 2009 में चुनाव तथा पुनः संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी थी, जो 15वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हो पाया था और इस चुनाव में कांग्रेस को व्यक्तिगत तौर पर तो केवल 205 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन उनके नेतृत्व में वाले जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो गया और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 116 सीटें ही मिल पाई थी। तो इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व को पुनः 22 मई 2009 को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार का गठन किया गया और इस गठबंधन की सरकार ने भी अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था, यानी यूपीए की सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था। तो 2014 में जो फिर चुनाव हुए उसमें भाजपा को स्पष्ट बहुमत जो था, भाजपा ने गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को लोकसभा में 282 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला। 1984 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकसभा में किसी पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और पार्टी के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो दूसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी रही, जो केवल 44 सीटें प्राप्त हुई थी और इसलिए कांग्रेस के मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का दर्जा भी प्राप्त
इसे नहीं हो सका था, क्योंकि विपक्षी दल के रूप में भी मान्यता के लिए किसी भी पार्टी को कुल लोकसभा सीटों की 10% सीट प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1991 के दशक में जो चुनावों का सिलसिला रहा, इसमें भी दो तरह की सरकारें सामने उभर कर आई थी। एक थी यूपीए की सरकार, दूसरी थी एनडीए की सरकार। और इस दोनों सरकारों ने अपनी किसी भी दोनों पार्टियों में से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाने के कारण ये अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनाया। लेकिन इसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव चले, और हम लोगों ने ये भी यहाँ पर देखा कि कुछ जो यूपीए की सरकार थी अपने कार्यकाल को पूर्ण किए, तो कुछ समय में एनडीए की सरकार ने भी अपने कार्यकाल को पूरा कर पाया था। लेकिन इसके उपरांत जो 2014 में चुनाव लड़ा गया था, इसमें भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था, और इस बहुमत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में गठबंधन का जो युग था एक तरह से ख़त्म हुआ, और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो आज भी पहली बार नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल 5 वर्ष को पूरा किया, और उसके पश्चात 2019 में फिर से आम चुनाव हुए, और इस आम चुनाव के दौरान भी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, और दूसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हैं, और ये अब तक बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनका एक नाम है। हमारे भारत को पूरी ऊंचाइयों तक, पूरी बुलंदियों तक ले जाने में ये सफलता हासिल कर पाए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों कि हमारे भारतीय सरकार को चलाने में गठबंधन की जो सरकार है उसका क्या उतार चढ़ाव रहा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। ओके।